My dear students, have a very nice day to all of you, and I hope you are well and safe at your home. जी हाँ, my dear students, today I am in front of you with a new topic of 12th accountancy. The chapter name is accounting ratio, and the name of topic is limitation of accounting ratio. जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं accounting ratio की limitations. As you know that कि किसी भी सब्जेक्ट के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं. अगर किसी चीज़ में कुछ गुण है तो कुछ दोष भी हैं. आज हम गुणों को पढ़ने के बाद क्या पढ़ने वाले हैं? किसी एक सब्जेक्ट के किसी एक विषय के दोष के बारे में. जी हाँ, आज हम लिमिटेशन, सीमाएं या दोष या अवगुणों की बात करने वाले हैं. अब अगर मैं कहूं कि अकाउंटिंग रेशियो एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, जी हाँ, एक अकाउंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से, एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बात बिल्कुल सच है. आज हम पढ़ने वाले हैं इसकी सीमाएं, और इसकी पहली सीमाओं में है फॉल्स अकाउंटिंग डाटा गिव्स फॉल्स रेशियो. सोचने वाली बात है मेरे प्यारे बच्चों कि फॉल्स अकाउंटिंग डाटा आता कहां से है. अकाउंटिंग में डाटा आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से. फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी. ये दो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी. अगर यहां पर किसी प्रकार से कुछ क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा दिखा दिया गया, उससे प्रॉफिट ज्यादा हो जाए, या प्रॉफिट को किसी कारण से खर्चे कम दिखा देंगे, उससे भी प्रॉफिट ज्यादा हो जाए. अगर यहां पर डाटा एक्यूरेट नहीं है, अगर इन दोनों में ही डाटा को मैनिपुलेट कर दिया गया है, किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में और बैलेंस शीट में, तो इससे जो हमारे रेशियो बनेंगे, क्योंकि वो इसमें फॉल्स डाटा आ गया, इनको अगर मैनिपुलेट कर देगा तो इस मैनिपुलेटेड डाटा से जो बनेंगे रेशियो वो इसी पर डिपेंड करते हुए होंगे. अगर इसमें डाटा फॉल्स है तो रेशियो के रिजल्ट भी फॉल्स आने वाले हैं. इसीलिए हम कहते हैं कि अकाउंटिंग के अंदर फॉल्स अकाउंटिंग डाटा, जी हाँ, अगर डाटा में कोई कमी है तो रिजल्ट भी रेशियो के क्या आएंगे? फॉल्स रेशियो ही निकलेंगे. ये लिमिटेशंस हैं हमारी पहली अकाउंटिंग रेशियो की. अगर डाटा एकदम एब्सोल्यूट है, करेक्ट है, फाइन है, तो रिजल्ट ट्रू आने वाले हैं. सेकंड, कंपैरिजन नॉट पॉसिबल इफ डिफरेंट फर्म्स एडॉप्ट्स डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी. दो अलग अलग फर्में हैं, फर्म एक्स, फर्म वाई. एक में किसी भी मशीनरी पर डेप्रिसिएशन जो कटता है वो स्ट्रेट लाइन मेथड से कट रहा है. दूसरी फर्म, एक एक्स एक वाई थी, वाई में जो डेप्रिसिएशन कट रहा है वो डिमिनिशिंग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड से कट रहा है. अगर हम डेप्रिसिएशन कटने का तरीका देखें तो स्टेट में डिफरेंट है. पहले वाली एक्स में स्ट्रेट लाइन मेथड है, दूसरे वाली में डिमिनिशिंग मेथड है. अगर दोनों से हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो दोनों में अलग अलग डेप्रिसिएशन आएगा, डेप्रिसिएशन की अमाउंट अलग अलग आएगी. इस तरह से अगर इन दोनों फर्मों एक्स और वाई को कंपेयर करना शुरू करें तो ये कोई भी औचित्य नहीं है कि हम इनको कंपेयर कर पाए. हाँ, दो फर्मों की अगर सेम पॉलिसीज है तो कंपैरिजन अच्छा होगा. अगर दोनों फर्मों की अलग अलग पॉलिसीज हैं तो कंपैरिजन नहीं हो सकता. इसीलिए अकाउंटिंग रेशियो में सेकंड लिमिटेशन जो हमें बताती है वो ये बताती है कि अगर डिफरेंट फर्म्स डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी को अपनाती हैं, उनमें कंसिस्टेंसी नहीं है. कंसिस्टेंसी का मतलब उनमें एक रूपता नहीं है, एक जैसापन नहीं है, तो उनमें रेशियो कि कंपैरिजन करने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो सकती है. तीसरी बात है, रेशियो में बी मिसलीडिंग इन द एब्सेंस ऑफ एब्सोल्यूट डाटा. अगर कहीं पर आपका डाटा एब्सोल्यूट नहीं है, जी हाँ, कहां? स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में या फिर बैलेंस शीट में, किसी एक टॉपिक को, किसी एक आइटम को आपने मैनिपुलेट कर दिया. सपोज कीजिए किसी एसेट्स को यानी क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा दिखा दिया तो भी आपके प्रॉफिट बढ़ने वाले हैं, या किन्हीं तरह से खर्चों को कम दिखा दिया, या कुछ और ऐसा मैनिपुलेशन कर दिया जिससे डाटा एब्सोल्यूट ना होकर बदल गया, तो रिजल्ट जो आने वाले रेशियो में वो बदले हुए आएंगे. इस तरह जब तक आप एक्चुअल एब्सोल्यूट डाटा नहीं डालेंगे, जब तक आप एक्चुअल या एब्सोल्यूट डाटा नहीं डालेंगे, रेशियो जो है वो आपको रिजल्ट एक्चुअल और एब्सोल्यूट नहीं देगा. इसीलिए रेशियो आपको मिसलीड कर देगा. जब आपने गलत डाटा डाला है तो गलत ही रिजल्ट आएंगे. इफ इनपुट इज रॉन्ग देन रिजल्ट विल बी रॉन्ग. तो तीसरी लिमिटेशन ये है कि अगर एब्सोल्यूट डाटा नहीं दिया तो आपको जो रिजल्ट निकलने वाले हैं वो आपको मिसलीड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं मेरे बच्चों. चौथा पॉइंट है विंडो ड्रेसिंग. विंडो ड्रेसिंग आप पहले भी बहुत पढ़ चुके हैं. विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि डाटा को मैनिपुलेट करना, इस ढंग से मैनिपुलेट करना कि इसकी सूचना किसी को ना लगे. विंडो ड्रेसिंग का मतलब है कि एक घर में आना, दरवाजे से ना आना बल्कि खिड़की से आना. खिड़की से कौन आता है? खिड़की से चोर आता है. विंडो ड्रेसिंग का मतलब है कि हम लोग अपने
फर्म के अंदर की स्टेटमेंट्स के अंदर, जी हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या बैलेंस शीट के अंदर कुछ ऐसा मैनिपुलेशन करने वाले हैं जिससे इसकी जो बैड कंडीशन है वो बैड ना दिखाई देकर गुड कंडीशन दिखाई दे। जी हाँ, जब एक फर्म की बुरी अवस्थाओं से उसको अच्छी अवस्थाओं में दिखाना होता है तो हम लोग अधिकतर क्या करते हैं, विंडो ड्रेसिंग का सहारा ही लेते हैं। हाँ, रेशियो में विंडो ड्रेसिंग किया जा सकता है। किसी एक फिगर लास्ट के अंत में सेल ना दिखाइए, लास्ट के अंत में बिका हुआ माल जो है नहीं दिखाएंगे तो आपका वो स्टॉक बचा हुआ रह जाएगा, लेकिन उसकी जो कैश आएगी या उसका अमाउंट आएगा उससे आपके प्रॉफिट ज्यादा दिखाई देंगे। तो विंडो ड्रेसिंग एक ऐसा रास्ता है बेटा, एक डाटा को मैनिपुलेशन करने का ऐसा रास्ता है जहां कैसे कर सकते हैं विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग करने के लिए बेटा एसेट्स की वैल्यू को ज्यादा दिखा के कर सकते हैं, जी हाँ, तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। या फिर किसी लायबिलिटी की वैल्यू को कम करके दिखा दें तो भी विंडो ड्रेसिंग हो गया, तो भी प्रॉफिट बढ़ गया, लायबिलिटी कम हो गई। तो इस तरह से बच्चों जो है ये चार जो बातें मैंने आपको बताई ये रेशियो की लिमिटेशन है। पांचवी बात के ऊपर चलता हूं, इग्नोरेंस क्वालिटेटिव फैक्टर्स। रेशियो क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को लेता है। रेशियो दो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन के बीच में रिलेशनशिप को बताता है। इसमें कितनी ही क्वालिटेटिव फैक्टर्स क्यों ना हो, कितनी ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, मैनेजर फर्म का कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कितना ही उसके कस्टमर फर्म से क्यों ना जुड़े हुए हों, लेकिन क्वालिटेटिव फैक्टर्स, क्वालिटेटिव चीजों का, जी हाँ, यहाँ कोई रिलेशन शो नहीं होता है। अगर रेशियो में कुछ काउंट होता है तो वो क्वांटिटेटिव फैक्टर्स हैं, तो रेशियो केवल क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को करके ही रिलेशनशिप को स्थापित करता है, बाकी इन चीजों को क्वालिटेटिव फैक्टर्स को वो इग्नोर करता है। ये इसकी फिफ्थ लिमिटेशन है। सिक्स्थ लिमिटेशन की तरफ चले तो लिमिटेड यूज ऑफ सिंगल रेशियो। जी हाँ, जो एनालिसिस करने वाला है, आप या मैं या कोई थर्ड पार्टी, वो एनालिसिस करते वक्त केवल एक रेशियो को नहीं लेती है। जी हाँ, अगर मैं कहूं कि वो करंट रेशो निकालती है तो सिंगल रेशो, तो उसके किसी मायने का ही नहीं है। एक पार्टी अपने मतलब के लिए 2, 3, 4, 5 और बहुत ज्यादा रेशो भी निकाल सकती है। इसलिए सिंगल रेशो जो है वो लिमिटेड यूज का होता है। एक पार्टी को अपने मतलब के लिए और सारे रेशो निकालने पड़ते हैं, जैसे कि करंट रेशो को निकालना, क्विक रेशो को निकालना, सोलवेंसी जानने के लिए हमें सोलवेंसी के सारे रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो निकालना और बहुत सारे रेशो जो है वो निकाले जाते हैं। ये जानने के लिए फर्म शॉर्ट टर्म में कैसी है, फर्म लॉन्ग टर्म में कैसी सोलवेंसी रखती है। तो एक सिंगल रेशो का लिमिटेड यूज होता है, जबकि पर्पस के हिसाब से हमें अपने बहुत सारे रेशो जो है फाइंड आउट करने होते हैं। तो सिंगल रेशो, लिमिटेड यूज, बहुत सारे रेशो फुल पर्पस को पूरा करते हैं। तो कई बार सिंगल रेशो जो है अपने आप में ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, तो सिंगल रेशो होने के कारण इसकी लिमिटेशन बनी है बेटा। सेवंथ है लैक ऑफ प्रॉपर स्टैंडर्ड्स। जी हाँ, हर फर्म का स्टैंडर्ड दूसरी फर्म के स्टैंडर्ड से अलग है, बिल्कुल। अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड की, एक फर्म 2017 में 10 लाख मीटर कपड़ा बेचती थी और वही फर्म 2018 में 15 लाख मीटर कपड़ा बेचती है, तो इसमें तो ग्रोथ हुई 50% की। 10 लाख मीटर कपड़ा से 15 लाख मीटर कपड़ा एक साल बाद ज्यादा बेच रही है, तो 50% की ग्रोथ हुई। जी हाँ, दूसरी अगर मैं फर्म की बात करता हूं, क्या कि एक और फर्म है, वो पहले अपने जो पिछले साल की जो सेल है 2017 में वो करती थी 10,000 मीटर कपड़ा, और अब जाके 2018 में वो करने लगी है 20,000 मीटर कपड़ा। तो यहां तो 100% की ग्रोथ है, 100% का दिखाई दे रहा है। लेकिन बेटा दो अलग अलग फर्में, वो लाखों में और ये 1000 में, वो लाख में, ये 1000 में। अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड का बहुत फर्क है, एफिशिएंसी का बहुत फर्क है, कैपेबिलिटी का बहुत फर्क है, प्रोडक्शन कैपेसिटी का बहुत ज्यादा फर्क है। इसलिए यहां पर रेशो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ना होने पर भी कंपैरिजन योग्य नहीं होते हैं। लास्ट आएगा इफेक्टिव ऑफ पर्सनल एबिलिटी। जी हाँ, जो पर्सनल एबिलिटी होती है वो होती है एनालिसिस करने वाले की। एक फर्म में एनालिसिस कुछ सोचता है, वो अलग हिसाब से जो है एबिलिटी से हाँ प्रॉफिट काउंट करता है, दूसरी फर्म का दूसरे तरीके से, तीसरी फर्म का तीसरे तरीके से। एक एग्जांपल से समझाता हूं बेटा। अगर मैं कहूं कि पहली फर्म है एक्स और इसके अंदर हम प्रॉफिट को देखने के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और बिफोर इंटरेस्ट लेकर हम लोग प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं, रिटर्न्स निकालते हैं। जी हाँ, कैपिटल पे रिटर्न्स निकालते हैं। दूसरी फर्म वाई है, इसके अंदर हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और आफ्टर इंटरेस्ट लेकर प्रॉफिट निकालते हैं। यहाँ एनालिसिस का सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, पर्सनल एबिलिटी अलग है। तीसरी फर्म है जेड, और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉफिट जो है बिफोर इंटरेस्ट और आफ्टर टैक्स ले लेते हैं। तो इन तीनों में एक आदमी के, अलग अलग आदमियों के काम करने की एबिलिटी अलग अलग थी। इस वजह से जो रेशो इनके अगर हम कंपेयर करने लगते हैं तो वो भी अलग अलग होंगे। जी हाँ, इस तरह से
पर्सनल एबिलिटी का रेशो पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि एक्स ने अलग तरीके से सोचा, वाई ने अलग तरीके से और जेड वाली फर्म ने अलग तरीके से सोचा। तीनों में प्रॉफिट रिटर्न्स निकालने का तरीका अलग अलग था। जी हाँ, इसीलिए रेशो में कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू फील एनी डिफिकल्टी यू कैन कॉल मी